बच्चों अगर आप भी मैकेनिकल डिप्लोमा किए हो और बार्क जो अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म डालने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं। यानी मैकेनिकल में जो 40 क्वेश्चन आने हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे वो मैं क्लियर करने वाला हूं। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, और जो पिछली बार का पेपर हुआ था तो वो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, वो मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होगा। ओके, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन में से मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आऊं ताकि आपको एक स्टैंडर्ड पता चल सके कि हाँ कैसे क्वेश्चन है। हालांकि भाभा कभी अपना पेपर बाहर नहीं छोड़ता, पेपर जमा करा लेता है, लेकिन ये पेपर पिछली बार लीक हुआ था जिसकी वजह से ये ज्यादातर वायरल हो चुका है, और उसी से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च इस समय बार की वैकेंसी सबसे ज्यादा चरम पे है। आपको पता है कि मैकेनिकल में ठीक ठाक वैकेंसी निकली है, ITI वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसी है। तो अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भरिए। हाँ, थोड़ा एज का इशू है कि इसमें मैक्सिमम जो एज है वो 24 वर्ष है, लेकिन हम लोग इस पर आंदोलन अभी करेंगे जिससे कि कह सकते हो कि ये हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा सा एज बढ़ाई जाए, है ना। चलो फिर हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हो तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो केवल 2 ही स्टेज में होने वाला है। अगर आप इन 2 स्टेज को क्लियर करते हो तो डेफिनेटली आप इस जॉब को पा सकते हो। बच्चों पहली स्टेज 1 जो कि CBT 1 होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, आपको 40 क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 120 नंबर होगा। अगर बात माइनस मार्किंग की करते हैं तो ध्यान रखना 1/3 की माइनस मार्किंग है। अगर 3 का 1/3 करेंगे तो 3 का 1/3 करने से पूरा का पूरा -1 होगा, है ना। तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, लेकिन अगर हम 3 का 1/3 करेंगे तो वो फिर -1। ओके, तो बच्चों अगर आप देखा जाए तो CBT 1 ये 120 क्वेश्चन का है। तो पिछली बार जो था पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से लोगों ने 40 में से 40 कर दिए थे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। मैं आपको बता दूं, अगर इसमें से आपने 35+ नंबर आसपास सही कर लिए, सिर्फ 35+, अगर इतने क्वेश्चन आपने एकदम सही कर लिए तो बच्चों आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाएगा। दूसरी बात करते हैं, इसके बाद आपका केवल और इसके बाद होगा सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू। इंटरव्यू ठीक ठाक पूछते हैं, मतलब इंटरव्यू में आपको निकालना ही निकालना है। ITI वालों के लिए स्किल टेस्ट होगा और आपके लिए इंटरव्यू होगा। तो जब इन दोनों प्रोसीजर से आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी, और जो फाइनल मेरिट में ऊपर आएगा उन्हीं का कह सकते हो सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया, और आपको मैंने बता दिया कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, फिर इंटरव्यू देना है। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 40 में से 35+। अब ये तो देख ले सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछली बार जो पेपर सिलेबस बचा हुआ है अभी अभी मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं आपको पूरा थर्मल से बताता हूं कि थर्मल इंजीनियरिंग से एक तो थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाता है, RAC पूछा जाता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। इसमें हम लोग VCC पढ़ते हैं, VAS पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना। उसके अलावा थोड़ा फ्रिज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ते हैं, है ना, DBT, WBT वगैरह वगैरह। इसके बाद IC इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट, पावर प्लांट एंड हीट ट्रांसफर। बच्चों हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन पिछली बार आए थे, नसल्ट नंबर से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमारे लगभग टॉपिक पूछे जाते हैं थर्मल से। उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये भी काफ़ी पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ मशीन, इसके मैंने क्वेश्चन भी लिए है ना। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट यानी मशीन डिजाइन। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स और टर्बो मशीनरी, मतलब जो भी मशीनरी पार्ट है, चाहे वो हमारा कपलान टरबाइन हो, रिएक्शन टरबाइन हो, पेल्टन व्हील हो, और भी जो पंप वगैरह होते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल और इंजीनियर ड्राइंग से भैया क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके अलावा मेटल कास्टिंग, ज्वाइन इन प्रोसेस, फॉर्म इन प्रोसेस, मेट्रोलॉजी और मेटल कटिंग। मेरे भाई लगभग हर एक टॉपिक को छुआ है इन्होंने, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछला वाला जो पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से देख लीजिएगा, ये इस बार जो क्वेश्चन बनाएगा वो मोस्टली इसरो के पैटर्न का बनाएगा, ध्यान रखिएगा।
तो आप लोग ना, आप ऐसा मान के चलो इसरो में स्टैंडर्ड अच्छा खासा आता है पेपर का, न्यूमेरिकल वगैरह भी ठीक ठाक आते, तो उसमें न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक आते। तो ये मान के चलिए अभी तक बार का पेपर बहुत आसान आता था, लेकिन अब नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे रहे थे पिछली बार, किस टॉपिक से पूछे रहे थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला है, ये थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, ये सर थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ डियर यूज्ड टू कनेक्ट टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। आपको वो डियर बताना है जो जिसकी एक्सिस, शाफ्ट एक्सिस ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टेड होती है। तो बच्चों इन्होंने ऑप्शन जो दिया है उसमें देखिए स्पोर डियर है, हेलिकल डियर है। आपको पता है कि ये दोनों के दोनों डियर, चाहे स्पोर हो चाहे हेलिकल हो, ये पैरेलल तो होते हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं। ये होते हैं पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। तो मेरे भाई पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, तो आप खुद मुझे बताइए, पैरेलल है तो नॉन पैरेलल पूछा गया था। सर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा बेवल गियर। बच्चों बेवल गियर नॉन पैरेलल होते हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन सर ये इंटरसेक्टिंग हो जाते हैं। बेवल गियर नॉन पैरेलल होते हैं, लेकिन कैसे हो जाते हैं, इंटरसेक्टिंग हो जाते हैं। जैसे कि आप माइटर डियर का नाम सुनिए, है ना, हाँ, और भी बहुत सारे डियर होते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्ट। ये थ्योरी ऑफ मशीन का सवाल आया था पिछली बार। एक और क्वेश्चन देखिए, ये तुम्हारा देखो मोस्ट का क्वेश्चन है, आसान था क्योंकि ये हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो हो। तो बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कैपिटल जी किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो कह देना ये होता है तुम्हारा शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई शियर स्ट्रेन, है ना। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का अनुपात मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति, यानी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, है ना। और क्वेश्चन देखिए, ये आपका सवाल ना सिंपल मैकेनिज्म उसमें आ जाता है, मैकेनिक्स में आ जाता है, थोड़ा बहुत टर्म में भी है। टर्म में हम लोग पढ़ते हैं वाइब्रेशन वगैरह। साधारण पेंडुलम की अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड को दुगना करने के लिए तार की लंबाई क्या होनी चाहिए। बच्चों जो पेंडुलम का आवर्तकाल होता है वो देखो √L के प्रोपोर्शनल में होता है ना। अगर हमने टाइम पीरियड को डबल करना है मेरे भाई, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कह देना लेंथ को सर 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो 4 का √2 आ जाएगा, है ना। तो लंबाई को क्या करना पड़ेगा सर, लंबाई को दुगना। ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये टॉम का क्वेश्चन था, ये लीजिए, ये फिर से टॉम का है, वो मैकेनिक्स मान लो, ये टॉम मान लो। इन्वर्जन पूछ रहा है बच्चों, इन्वर्जन तो रटे हुए होने चाहिए। थ्योरी ऑफ मशीन में इन्वर्जन अगर नहीं याद है तो दिक्कत है। सवाल ये था कि निम्नलिखित में से जो हमारा इन्वर्जन ऑफ 4 बार चैन मैकेनिज्म बताना है, 4 बार चैन, ओके, 4 बार चैन मैकेनिज्म का इन्वर्जन बताना है ना। तो इन्वर्जन क्या होता है कि जब हम लोग किसी मैकेनिज्म की जो लिंक होती है, काइनेमेटिक लिंक, उसको बारी बारी जब फिक्स करते जाते हैं तो हमें इन्वर्जन मिलते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ मेरे पास ये कोई 4 बार चैन मैकेनिज्म है, ठीक है, और इसकी चारों लिंक को हम बारी बारी फिक्स करें। पहले ये वाली लिंक फिक्स करें पहली, फिर दूसरी लिंक को फिक्स करें, फिर तीसरी लिंक को फिक्स करें, फिर चौथी लिंक को फिक्स करें। ये देखिए, तो बारी बारी हमें 4 नई मैकेनिज्म मिल जाती है और इन्हीं 4 नई मैकेनिज्म को बोलते हैं इन्वर्जन। अरे पढ़ा है ना। तो बच्चों ये 4 बार चैन मैकेनिज्म में 4 लिंक है तो 4 इन्वर्जन बनेंगे, है ना। तो इनमें से ध्यान रखना, 4 बार चैन मैकेनिज्म का जो इन्वर्जन एक बनता है वो बनता है लोकोमोटिव व्हील्स, ओके। तो लोकोमोटिव व्हील्स ये हमारा सही आंसर होगा। जबकि ये जो विदवर्थ ट्विस्ट रिटर्न मैकेनिज्म है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, हैंड पंप है, ये भी इन्वर्जन है, लेकिन ये तीनों के तीनों इन्वर्जन होते हैं बच्चों स्लाइडर चैन मैकेनिज्म के, या फिर और सही नाम बोले तो कह देना सिंगल स्लाइडर चैन मैकेनिज्म। तो सिंगल स्लाइडर चैन मैकेनिज्म के ये तीनों इन्वर्जन होते हैं। जबकि ऊपर वाला जो लोकोमोटिव इंजन होता है, ध्यान रखना, वो हमारा 4 बार चैन मैकेनिज्म का इन्वर्जन होता है। बहुत आराम से पढ़ते हैं हम लोग इन्वर्जन वगैरह। चलो एक दो क्वेश्चन और, ये न्यूमेरिकल पूछा गया तो ये लाना मेरे लिए जरूरी था। सवाल देखिए क्या, ये एक्चुअली में ठीक ठाक न्यूमेरिकल है, मतलब आप इसको आसान नहीं कह सकते। सवाल ये है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ लेंथ 5 मीटर, मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई बताइए कितने हैं, 5 मीटर है। सिंपली सपोर्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों तरफ सपोर्ट लगा दीजिए। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सपोर्ट लगा दिए मेरे भाई। फिर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सर इस पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया गया और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नॉर्मली यूडीएल है
और इसको रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल w बराबर 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर से, ऐसे। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ द फ्रैक्चुलर स्ट्रेंथ या फ्रैक्चुलर रिजिडिटी भी बोलते हैं, इसको एक्चुअली में EI बोलते हैं, E × I, ये दिया गया है 30,000 और आगे मात्रक क्या है, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही यूनिट होती है इसकी, है ना। तो बोला ये जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताइए। बच्चों एक बात याद रखना, जब सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा होता है, क्या यूडीएल, तो यूडीएल लगे होते समय इस तरीके से बीम डिफ्लेक्ट होती है और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है आपको वो ठीक बीचों बीच मिलता है ना। और इस वाली कंडीशन में आपको ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। देखो पॉइंट लोड लगा होता है, कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड सिरों पर लगा होता है, बीच में, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना होता है भाई साहब, है ना। कहीं पर कुछ भी लगा दो हम सब निकाल लेते हैं बहुत आराम से। WL²/2EI आता है, WL³/3EI कैंटिलीवर के लिए। फिर अगर सिंपल सपोर्टेड बीम आ जाए तो WL³/16EI, इस तरीके से ढेर सारे पॉइंट बनते रहते हैं। लेकिन अगर यूडीएल लगा है मेरे भाई, तो यूडीएल की कंडीशन में जो वाई मैक्स निकल के आता है वो निकल के आता है 5/384, ओके। और आगे हो जाता है बच्चों WL⁴, नीचे हो जाता है EI, ध्यान रखना ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा वाई मैक्स का फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको याद कर लो। अच्छा ठीक है सर, तो आप सारी के सारी वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर आप 5/384, तो चलो ठीक है, क्या हो जाएगा, W का मान 20, स्मॉल 20 है, डायरेक्ट W रखिए। L का मान 5 मीटर 5⁴, और E×I कितना था सर, E×I था 30,000। यूनिट एकदम बैलेंस है, कैसे बैलेंस है सर, W मतलब किलो न्यूटन पर मीटर और ये भी किलो न्यूटन है, तो नीचे मीटर क्यूब बन जाएगा क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर है, और L⁴ मीटर पावर 4, सर मीटर पावर 4 ऊपर, मीटर क्यूब नीचे, कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा मीटर में, लेकिन ऑप्शन दिया है mm में। तो आप ये पूरा डेटा सॉल्व करना, तो ये पूरा डेटा सॉल्व करने के बाद आता है 5.4 × 10⁻³ मीटर, बट जब इसको mm में कन्वर्ट करते हैं तो फाइनली बन जाता है 4.4 mm, ओके। तो ये सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 1 घंटे का टाइम होता है, बहुत होता है 1 घंटे भाई, टेक्निकल एग्जाम के लिए 1 घंटे बहुत होता है, ठीक है। और भी 1-2 सवाल देखिए, जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, ये बॉयलर सेल का सवाल है। ए बॉयलर खोल, बच्चों बॉयलर का जो खोल होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, क्या होता है बच्चों, कह देना, बॉयलर का खोल सिलिंड्रिकल होता है। और लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, हूप स्ट्रेस पूछ रहा है, हूप स्ट्रेस जिसको आप सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। और इधर रखना, जब भी कभी आपसे हूप स्ट्रेस पूछा जाए, है ना, तो आप इसको सिग्मा वाई से भी शो करते हैं। और हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बच्चों PD/2T, PD/2T। प्रेशर कितना है, अब देखो यहाँ पर बच्चे ना गलती करते हैं यूनिट लेते समय, जैसे कि आप यहाँ देखिए प्रेशर कितना है, तो प्रेशर लिखा हुआ है 1.5 और मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को MPa कहते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक चीज हमेशा याद रखना, जो MPa होता है सर वही तुम्हारा न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है ना। डायमीटर कितना है, 200 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 200 सेंटीमीटर है तो 2000 mm कर लिया। मोटाई कितनी है सर, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 न करके आप इसको 15 mm कर लीजिए। और देखो बस ये सारी वैल्यू पुट कराइए, आंसर आपकी झोली में। तो मेरे भाई प्रेशर की वैल्यू 1.5, डायमीटर का मान 2000 देख लीजिए, डिवाइड बाई ये हमारा 50। तो आप एक काम कर सकते हैं ना सर, 15 से 15 तो उड़ा दीजिए, लेकिन ऊपर वाला एक 0 भी उड़ा दीजिए ना। अरे यहाँ 2 तो छोड़ दिया था सर, हाँ, तो 2 तो 200/2, तो 200/2 हमारा कितना हो जाएगा सर, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और वो न्यूटन पर mm स्क्वायर ही है, एक्चुअली में वो MPa है, और MPa का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। तो ये इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो आई थिंक आपको एक बुद्धि खुली होगी कि हाँ पेपर कैसा पूछा जाता है। देखिए हम लोगों को जो तैयारी करनी है ना बच्चों, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की तैयारी करनी है। तो मैं अभी बहुत जल्दी ना मैकेनिकल जेईई का कंप्लीट बैच लेके आने वाला हूँ, है ना। तो आप मुझे बस ये बता दीजिए सब लोग कमेंट करके
कि मेरे पास एक छोटी सी दुविधा है और मैं आपसे भी पूछूंगा कि मैकेनिकल का जो मैं बैच लेके आने वाला हूं, आप वो कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच चाहते हो, कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच चाहते हो, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहते हो? सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि अगर मैकेनिकल का बैच आया और थ्योरी बैच आया तो वो लगभग, सॉरी सिर्फ प्रैक्टिस बैच आया, सिर्फ प्रैक्टिस, तो वो लगभग 300 घंटे के आसपास जाएगा, नो डाउट। अगर हम मुझे सारे के सारे चैप्टर की मैकेनिकल में प्रैक्टिस आनी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आनी है, ईएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थोड़ा डेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मुझे 300 घंटे कम से कम लगेंगे चैप्टर वाइज। लेकिन अगर मुझे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों करानी है बच्चों, तो ये कोर्स जाएगा तुम्हारा तकरीबन 500 से 600 घंटे। जो बात हकीकत है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कभी मैं कोर्स को डिजाइन करता हूं ना, तो केवल 1 साल के लिए नहीं, अन्य सारे एग्जामों को कवर करता हो जाएगा। मतलब फिर अगर आपका ये बैच थ्योरी और प्रैक्टिस आया, तो इस बैच के थ्रू ना आप हर तरह के एग्जाम को कवर कर लोगे। हर तरह का मतलब हर तरह का। ओके, तो सब लोग वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन सा बैच चाहते हो। हालांकि मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ सोच रहा था, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम एज 24 वर्ष दिया है, तो हम लोग ना अभी कल 30 तारीख को एक छोटा सा आंदोलन टाइप का भी करेंगे, जिससे कि हाँ कह सकते हो कि वो जो एज है ना, वो हो सकता है बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो भी मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस पर आगे डिसीजन ले सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।